तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर जिसका नाम है यूनिवर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिवर्स होता क्या है। तो द यूनिवर्स इंक्लूड्स ऑल स्टार्स, प्लैनेट्स एंड गैलेक्सीज एंड इट्स साइज अननोन। दिस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स consists of various physical objects that occur naturally on their own. These objects are known as celestial bodies. For example, the sun, moon, stars and planets in our solar system are also called celestial bodies. तो सबसे पहले हमें ये पता लगता है कि होता क्या है। जो यूनिवर्स होता है उसमें क्या क्या आता है, स्टार्स आते हैं, प्लैनेट्स आते हैं, गैलेक्सीज आती हैं, और इसका जो साइज़ है वो हमें पता नहीं है कितना बड़ा है, अनंत तक जाता है ये। ठीक है। और कुछ यूनिवर्स के पार्ट को जिस कितने को अभी तक हम ऑब्जर्व कर पाए हैं उसके अंदर मोस्टली हमें सेलेस्टियल बॉडीज़ वगैरह मिलती हैं। और सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या क्या होती हैं? सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट, और ये सब मिलके हमारा बनाती हैं एक सोलर सिस्टम। ठीक है। मून, तो हम पढ़ेंगे मून के बारे में। वी नो डैट द मून इज़ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ डैट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। हमें पता है कि जो मून होता है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, और ये अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे। सपोज़ ये हमारे पास एक क्या मतलब ये हमारी अर्थ है। ठीक है। अब इसके अराउंड एक ऑर्बिट होती है, इसमें ये मून जो है वो रोटेट करता रहता है कुछ इस तरह से। ठीक है। Like the Earth, other planets in the solar system also have their own moons or natural satellites. Furthermore, the moon does not emit any of its own light, but it reflects the sunlight falling on it. अब होता क्या है कि जो अदर प्लैनेट्स होते हैं सोलर सिस्टम में, उनके पास भी खुद के मून होते हैं, उनकी खुद की भी नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं। तो ठीक है। और जो हमें मून दिखता कैसे, पहली बात तो क्योंकि इसकी खुद की कोई लाइट होती नहीं है, तो ये करता क्या, जो सन की लाइट उस पर पड़ती है उसको रिफ्लेक्ट करता है, तो उसी के द्वारा हमें मून दिखाई पड़ता है। However, as the moon revolves around the earth, the part of moon that faces the sun comes to light while the other part remains in darkness. This shows different shapes of the moon in the sky. These shapes of the illuminated part of the moon are called phases of moon. तो अब हम पढ़ेंगे कि phases of moon होता क्या है। तो दरअसल जब भी मून पे एक तरफ लाइट पड़ती है तो वो पार्ट हमें तो दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे का पार्ट जो होता है वो रहता है डार्क साइड में, यानी कि वो पार्ट उसका डार्क ही रहता है। ठीक है। इस तरह से हमें मून के तरह तरह के शेप्स दिखाई देते हैं। कभी हमें आधा मून दिखता है, कभी हमें फुल मून दिखता है, और इसी को हम बोलते हैं फेजेस ऑफ मून। अब हम पढ़ेंगे स्टार्स के बारे में। तो स्टार्स आर कॉल्ड celestial bodies that contain hot gases, mainly helium and hydrogen. All stars emit their own light. Not all stars are equal. They can vary in brightness, size, color and temperature. तो स्टार्स जो होती हैं वो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं। ठीक है। और ये मेनली बने किससे होते हैं? दो कंपोनेंट से। एक होता है हाइड्रोजन, दूसरा होता है हीलियम। और जो स्टार्स होते हैं मोस्टली उनकी खुद की ही लाइट होती है, मतलब वो खुद ही लाइट इमिट करते हैं। जैसे सन है, सन भी एक स्टार का टाइप है, वो खुद ही लाइट इमिट करता है। ठीक है। और हर स्टार का साइज़ इक्वल नहीं होता है। उनकी ब्राइटनेस, साइज़, कलर, टेम्परेचर, सारी फिजिकल अपीरेंसेस वेरी करती रहती हैं जिस तरह वो खुद वेरी करें। अब हमारे मन में एक सवाल आता है कि स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं? ऐसे हमने आसमान में भी देखा होगा कि स्टार चमकते दिखते रहते हैं हमें कई बार। तो वाई डू दे ट्विंकल? तो stars emit light that when it enters the Earth's surface has to pass through several layers of the Earth's atmosphere. Therefore, it appears that light is traveling at a zigzag speed due to changes in the density of Earth's atmosphere and density of space. Therefore, it seems to us as if the stars are flickering. अब होता क्या है, स्टार्स जब भी खुद की लाइट इमिट करते हैं, ठीक है, ये हमें पता है, तो वो जब भी अर्थ की सरफेस के अंदर एंटर करती है तो होता क्या है, ये हमारी जो अर्थ का जो सरफेस होता है इसके चारों तरफ एक लेयर बनी होती है एटमॉस्फेयर की। ये हमारी अगर अर्थ है तो इसके चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर की लेयर बनी होती है। ठीक है। अब जब सपोज़ यहाँ पे कोई स्टार है मेरे पास, अब यहाँ से लाइट एंटर करेगी, तो लाइट जब भी यहाँ से एंटर करती है तो वो एक जिगजैग मैनर में होके निकलती है एटमॉस्फेयर से। तो इसी तरह से मुझे क्या लगता है कि वो लाइट जो है जिगजैग मैनर में आ रही है, मतलब यानी कि मुझे
लाइट एक सीधी रे में आती दिखाई नहीं देगी, यानी कि मुझे लगेगा कि वो जिगजैग मैनर में आ रही है, तो वो ट्विंकल कर रही है, यानी कि चमक रही है लाइट। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है उसकी डेंसिटी अलग होती है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे सन के बारे में। तो द सन इज अ स्टार इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज a yellow star. It gives off energy as light that includes light, infrared energy, heat, ultraviolet light and radio waves. तो अर्थ जो सॉरी जो सन होता है वो एक स्टार है खुद ही, और वो हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में प्लेस रहता है। ठीक है, ये एक येलो कलर का स्टार है, इसे खुद की लाइट एनर्जी इमिट करता है ये। और इसमें जो लाइट एनर्जी निकलती है उसमें क्या क्या कंपोनेंट इंक्लूड रहते हैं? तो उसमें तीन कंपोनेंट इंक्लूड रहते हैं। पहला होता है इंफ्रारेड एनर्जी, दूसरा होता है अल्ट्रावायलेट लाइट और तीसरा होता है रेडियो वेव्स। अब हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। द सोलर सिस्टम इंक्लूड द सन, प्लैनेट, एस्टेरॉयड, मीटियोर्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज। जैसा कि हम डायग्राम में देख भी सकते हैं यहाँ पे कि सन सबसे सेंटर में सोलर सिस्टम के है, बाकी उसके बाद मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये सारे प्लैनेट्स जो हैं ये मिलके हमारे पूरा सोलर सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में एक एक करके, हर प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे। और उसके पहले हम थोड़ी सी सोलर सिस्टम के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 प्लैनेट्स: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। पहले 9 होते थे, उसमें प्लूटो था, तो फिर उसको बाद में रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन अब इसलिए सिर्फ 8 प्लैनेट्स बचे हैं। द प्लैनेट डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। उन्हें खुद की कोई लाइट नहीं होती। दे कैन रिफ्लेक्ट द सनलाइट देयर फॉल्स ऑन दैम। तो होता क्या है, जब भी सनलाइट पड़ती है प्लैनेट्स के ऊपर वो रिफ्लेक्ट होती है तो हमें दिखाई देती है। इसी तरह हमें प्लैनेट दिखाई देते हैं, क्योंकि प्लैनेट खुद की कोई लाइट नहीं होती है। द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। अब प्लैनेट्स जो होते हैं सन के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्व करते हैं, उस पाथ को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारा सन है। ठीक है, अब ये सारे प्लैनेट्स बने हुए हैं। ये प्लैनेट एक लाइन दिख रही होगी, ये लाइन बनी है, इसकी प्लैनेट की लाइन बनी है, इसकी ये प्लैनेट बनी है। तो ये जो लाइनें बनी है एक फिक्स्ड पाथ में जहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं, इस पाथ को हम क्या बोलेंगे? ऑर्बिट। ठीक है, द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट इज द टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट अ सर्कल अराउंड द सन। एज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट इंक्रीजेज, द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ दैट प्लैनेट इंक्रीजेज। सीधी सी बात है, जितना दूर प्लैनेट होगा उतना बड़ा उसका ऑर्बिट होता जाएगा, तो जितनी बड़ा ऑर्बिट होगा उतना ज़्यादा टाइम उस प्लैनेट को लगेगा सन के अराउंड एक चक्कर पूरा कंप्लीट करने में। ऑल द प्लैनेट्स ऑल्सो रोटेट ऑन देयर ओन एक्सिस। द टाइम व्हेन अ पर्टिकुलर प्लैनेट रोटेट्स इज डिफाइंड एज द टाइम एट विच इट कंप्लीट्स अ सर्कल। अब होता क्या है, कोई भी प्लैनेट जब होगा तो सपोज ये हमारे पास प्लैनेट है, तो ये एक तो ऑर्बिट में तो घूम ही रहा है सन के अराउंड। ठीक है, सन के अराउंड एक ऑर्बिट में तो घूम ही रहा है इस तरह से, लेकिन ये खुद की एक्सिस पे भी, इसकी एक एक्सिस होगी उस पर भी ये रिवॉल्व करता रहता है। ठीक है, तो प्लैनेट जो होगा वो खुद की एक्सिस पे भी रिवॉल्व करेगा और साथ ही साथ इस ऑर्बिट में भी घूमता रहेगा। ऑल द प्लैनेट्स ऑल्सो रोटेट ऑन देयर ओन एक्सिस। द टाइम व्हेन अ पर्टिकुलर प्लैनेट रोटेट्स इज डिफाइंड एज द टाइम एट विच इट कंप्लीट्स अ सर्कल। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कितना खुद की एक्सिस पे भी घूमते रहते हैं वो, और जो टाइम उन्हें लगेगा एक पर्टिकुलर प्लैनेट को पूरा सन की चक्कर काटने में, वहाँ उसका टाइम पीरियड होगा प्लैनेट का। ऑल द प्लैनेट्स हैव सैटेलाइट्स और सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड देम। और क्या होता है, जो हर एक प्लैनेट की खुद की सेलेस्टियल बॉडीज भी होती हैं, उनको मून भी कह सकते हैं, जो प्लैनेट के अराउंड भी मूव करती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, Moon is a natural satellite of the Earth. However, there are also different artificial satellites that revolve around a planet. अब होता है कि जैसे हमारी अर्थ है, तो अर्थ के अराउंड जो नेचुरल सैटेलाइट है वो तो मून है, लेकिन हम खुद की आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कराते हैं, जिससे हमारे टीवी वगैरह ये सब काम करते हैं। अब हम एक एक प्लैनेट के बारे में इंडिविजुअली पढ़ते हैं। तो मरकरी सबसे पहले, इट इज़ द प्लैनेट दैट क्लोजेस्ट टू द सन। इट्स द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल प्लैनेट्स। मरकरी इज द डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व because it hides in the glare of sun. Therefore it can only be seen or seen in the sky before sunset or before sunrise. It has no natural satellite of its own.
तो मरकरी क्या होता है, सबसे पास होता है सन के सोलर सिस्टम में, और ये सबसे छोटा प्लैनेट है। और इसको ऑब्जर्व करना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये सन की जो ग्लेयर होता है, मतलब सन की चमक होता है, उसमें छुप जाता है। इसलिए ये सब तभी देखा जा सकता है, या तो सनसेट के टाइम या फिर सनराइज के टाइम। और उसकी खुद की कोई सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट नहीं होती है, इसके पास खुद तो कोई मून वगैरह नहीं है। अब हम पढ़ेंगे वीनस के बारे में। तो इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, इट कैन समटाइम्स बी सीन in the eastern sky before sunrise or in the western sky before sunset. Hence, it is often called the morning or evening star. It has no satellite of its own. When Venus rotates from east to west, unlike Earth, which rotates from west to east, Venus has Venus also shows the same phase as the moon. तो होता क्या है, सबसे ज़्यादा जो ब्राइटेस्ट प्लैनेट है वो वीनस है। इट कैन समटाइम्स बी सीन द ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज और इन द वेस्टर्न स्काई बिफोर सनसेट। यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि ईस्टर्न स्काई में सनराइज के पहले और वेस्टर्न स्काई में सनसेट के बाद, सॉरी सनसेट के जस्ट पहले इसको देखा जा सकता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मॉर्निंग या फिर इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार क्यों बोलेंगे, क्योंकि सनसेट के जस्ट पहले दिख रहा है। और मॉर्निंग स्टार क्यों बोलेंगे, क्योंकि सनराइज के जस्ट पहले दिख रहा है। ठीक है। और इसकी कोई भी खुद की सैटेलाइट नहीं होती है। वीनस ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, लेकिन अर्थ जो होती है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। ठीक है। और क्या होगा कि वीनस ऑल्सो शोज द सेम फेज एज द मून। यानी कि जिस तरह से हमें मून के फेजेस दिखाई देते हैं, कभी पूरा दिखता है कभी आधा दिखता है, ठीक है, उसी तरह से वीनस के भी फेजेस दिखाई देते हैं, सेम जिस तरह से मून की फेजेस दिखाई देते हैं। हम पढ़ते हैं अर्थ पे, यानी कि जहाँ पे हम रहते हैं। तो लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ। अर्थ हैज़ द फेवरेबल environmental conditions such as the presence of atmosphere and the water that enables the existence of life on earth. लाइफ जो होती है सिर्फ अर्थ पे ही अभी तक पाई जाती है। और क्यों पाई जाती है, इसका कारण क्या है कि यहाँ की जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है, एटमॉस्फेयर जो यहाँ का है, वाटर यहाँ पे है, ये सब ज़िंदगी को जीने के लिए एक सूटेबल कंडीशंस हैं। ये कंडीशंस लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए ज़रूरी होती हैं, तो ये सिर्फ हमें अर्थ पे मिलती हैं। द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज़ ऑल्सो फेवरेबल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ बिकॉज इट इज़ एट द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अब होता क्या है, अगर कोई प्लानट बहुत पास होगा सन के, तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, और कोई बहुत दूर होगा सन से, तो वहाँ पे हीट एनर्जी बिल्कुल पहुँचेगी नहीं, सन रेज बहुत कम पहुँचती हैं, तो वहाँ पे बहुत कोल्ड एटमॉस्फेयर होगा। लेकिन अर्थ जो है सोलर सिस्टम के मिड में लाई करता है ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे मॉडरेट अमाउंट ऑफ सन रेज पहुँचती हैं। तो होता क्या इससे, यहाँ पे एक मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, इसलिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल टेम्परेचर ज़िंदगी के लिए अर्थ पे ही हमें मिलता है। अर्थ हैज़ an inclined axis which results in changing of seasons. On the earth is naturally covered with water and therefore appears blue-green when viewed from space. The earth has its own natural satellite, the moon. अर्थ जो होता है खुद की एक्सिस पे हल्का सा एक टिल्ट रहता है। सपोज जैसे मैं आपको दिखाता हूँ उसमें, तो अर्थ की एक्सिस ऐसी नहीं होती है। अर्थ हल्का सा इसकी जो एक्सिस है ऐसे रोटेट करता है, टिल्ट रहता है, ऐसे रोटेट करेगा अपनी एक्सिस पे, हल्का सा टिल्ट रहता है। ठीक है। इसी के कारण यहाँ पे सीजन वगैरह भी चेंज होते हैं अर्थ पे, कभी गर्मी कभी सर्दी। और होता क्या है, जब भी अर्थ को हम स्पेस से देखते हैं, जैसे ये फ़ोटो आप देख रहे हैं इसमें स्पेस से ली गई है जो फ़ोटो, तो इसमें आपको ब्लू और ग्रीन मोस्टली दिखाई देगा। ये ग्रीन पार्ट थोड़ा बहुत दिख रहा है, यहाँ पे ब्लू दिख रहा है, ये वाइट वाइट जो क्लाउड्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे वाटर की प्रेजेंस है और एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस है, उसी की वजह से यहाँ पे ग्रीनरी भी है, तो इसलिए हमें अर्थ इस तरह से दिखाई देती है। और अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट होगा वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वो होगा मून। हम पढ़ेंगे मार्स के बारे में। तो इट इज़ कॉल्ड द रेड प्लैनेट बिकॉज इट हैज़ रेड कलर। मार्स का जो कलर होता है वो रेड कलर होता है, इसलिए हम उसे रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। इट हैज़ 2 मून्स। मार्स इज़ द 4th प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड द सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम ऑफ द मरकरी। अब होता क्या है कि जो मार्स होता है उसके खुद के पास ही 2 मून होते हैं, और ये जो सन से कितनी दूरी पे होगा, 4th नंबर के प्लैनेट की दूरी पे होगा। और
सबसे सेकंड नंबर पे सबसे छोटा प्लैनेट होगा मरकरी के पास। सबसे छोटा क्या था? मरकरी। तो सेकंड नंबर पे छोटा प्लैनेट जो पूरे सोलर सिस्टम में, वो है मार्स। ठीक है। अब मार्स इज अ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट with a thin atmosphere having surface features reminiscent both of the impact craters of the moon and the valleys, deserts and the polar ice caps of the earth। अब मार्स पे क्या होता है, एक थिन एटमॉस्फेयर की लेयर है। ठीक है। और उस पे जो लैंडस्केप वगैरह वो भी थोड़े अर्थ जैसे ही हैं। ठीक है। तो इसलिए क्या हो रहा है, जैसे कि साइंटिस्ट वगैरह वहाँ पे भी लाइफ ढूंढ रहे हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत कंडीशंस वहाँ की भी फेवरेबल हैं जीने के लिए, लाइफ के लिए। क्योंकि वहाँ पे भी डेजर्ट्स वगैरह मिलते हैं, पोलर आइस कैप मिलती हैं, वैलीज़ वगैरह मिलती हैं, मून वगैरह भी वहाँ पे है। तो यानी कि वहाँ की कंडीशंस लाइफ अर्थ की थोड़ी जैसी ही हैं। अब अगला प्लैनेट है जुपिटर। इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, जिसमें इंक्लूड 1300 अर्थ लाइक प्लैनेट्स। तो सबसे बड़ा प्लैनेट जो पूरे सोलर सिस्टम में होगा या होता है वो है जुपिटर। इसके अंदर कितनी अर्थ समा सकती हैं, यानी कि अगर 1300 अर्थ की अगर हम को जोड़ें तो एक जुपिटर बनेगा। इसका मतलब ये होगा। ठीक है। इट डज नॉट हैव मच मास कंपेयर टू इट्स साइज। जुपिटर मास इज अबाउट 318 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ। लेकिन इसका जितना बड़ा साइज है कि अर्थ के साइज के कंपेरेटिवली तो 1300 टाइम्स है, लेकिन इसका मास जो है वो उतना ज़्यादा नहीं है, वो सिर्फ 318 टाइम्स है। जुपिटर रोटेशन टाइम इज शॉर्ट अराउंड 9 आवर्स एंड 55 मिनट्स। अर्थ पे क्या होता है 24 आवर्स होता है, लेकिन ये कितने देर में रोटेशन पूरा कर लेते हैं? सिर्फ 9 आवर्स में। जुपिटर हैज सेवरल मून्स आउट ऑफ विच 4 लार्ज मून्स कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ बाइनोकुलर्स। जुपिटर बहुत सारे मून होते हैं, लेकिन अर्थ से कितने दिख पाते हैं? 4। वो भी किसकी सहायता से? बाइनोकुलर की सहायता से। उसके अराउंड थिन रिंग्स भी होती हैं गैसेस की या मेटियोर्स की। तो इसके अराउंड एक रिंग जैसी बनी होती है, इस तरह से एक रिंग बनी होगी यहाँ पे। इसके अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं थोड़े बहुत रॉक्स वगैरह, जो भी इनके पार्टिकल्स होते हैं वो इसके ऑर्बिट के अराउंड, सॉरी ऑर्बिट नहीं, इसी के प्लैनेट के ऑर्बिट कह सकते हैं, मतलब उसके अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। सैटर्न। तो अगला प्लैनेट हम पढ़ेंगे हम सैटर्न के बारे में। दे आर थिक रिंग्स अराउंड द सैटर्न दैट कैन बी इजीली सीन विद नेकेड आइज। अब सैटर्न जो होता है उसके अराउंड थिन रिंग्स बनी होती हैं, किसकी? रॉक्स वगैरह की, मीटियोर्स वगैरह की। ठीक है। जिसको हम यहाँ से भी, अर्थ से भी विदाउट एनी बाइनोकुलर्स देख सकते हैं। इट हैज़ 30 नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ इट्स ओन, यानी कि उसके पास खुद के ही 30 मून होते हैं। नेचुरल सैटेलाइट्स 30 होंगे उसके पास, 30 टोटल। सैटर्न डेंसिटी इज लोअर देन दैट ऑफ वाटर, मेकिंग इट द लीस्ट डेंस प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। मतलब वाटर जितना डेंस होता है, यानी कि वाटर कितना डेंस होता है 1 kg/m3, उससे भी कम डेंस होता है क्या? सैटर्न प्लैनेट। ठीक है। उसकी प्लैनेट की डेंसिटी इससे भी कम है। यूरेनस। अब अगला प्लैनेट है वो हम पढ़ेंगे यूरेनस के बारे में। तो जस्ट लाइक वीनस, यूरेनस ऑल्सो रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जिस तरह से वीनस रोटेट करता था ईस्ट टू वेस्ट, उसी तरह से यूरेनस भी रोटेट करता है अपने एक्सिस पे ईस्ट टू वेस्ट। इट हैज़ 21 नेचुरल सैटेलाइट्स, उसका 21 नेचुरल सैटेलाइट्स है। द रोटेशन एक्सिस ऑफ यूरेनस इज हाईली इंक्लाइंड। जैसा कि हम पिक्चर में भी देख सकते हैं कि इसकी जो रोटेशन की एक्सिस है वो कितनी ज़्यादा इंक्लाइंड है। इस तरह से एक्सिस है इसकी, ना कि सीधी एक्सिस है। ठीक है। इसकी भी इंक्लाइंड एक्सिस होती है इतनी ये। द यूरेनस एटमॉस्फेयर मेनली कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड मीथेन गैस। अब इसके अराउंड जो एटमॉस्फेयर होगा वो किसका बना होगा? हाइड्रोजन का। और दूसरी कैसी गैस होती है? CH4 मीथेन। ठीक है। इन दोनों गैसेस को मेनली इन दोनों गैसेस को ही मिला के बना होता है इसका एटमॉस्फेयर। अब हम पढ़ेंगे नेपच्यून के बारे में, नेक्स्ट प्लैनेट। इट इज़ द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, सो इट टेक्स द मोस्ट टाइम टू रिवॉल्व अराउंड द सन। इट हैज़ 8 नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ इट्स ओन। अब होता क्या, सबसे दूरी पे है, यानी कि प्लैनेट, सॉरी सोलर सिस्टम के एंड में प्लैनेट हमें मिलेगा, वो मिलता है हमें नेपच्यून। तो इसको सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि जैसे कि सोलर सिस्टम अगर हम देखें कि ये हमारा सेंटर में सन है। ठीक है। उसके बाद ये प्लैनेट्स की ऑर्बिट्स बनी हैं, तो जो प्लैनेट सबसे दूर होगा उसी को तो सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा इसके अराउंड पूरे रिवॉल्व करने में। ठीक है।
तो सबसे ज़्यादा टाइम किसको लगता है? नेपच्यून को। और इसकी कितनी नेचुरल सैटेलाइट होती हैं? 8। अब प्लूटो के बारे में पढ़ेंगे। प्लूटो वंस कंसिडर्ड एज द 9th एंड द मोस्ट डिस्टेंट प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो सब होता क्या था, सबसे पहले कुछ टाइम से पहले 9th प्लैनेट माना गया था प्लूटो को, और ये सबसे दूरी पे होता था सोलर सिस्टम के। लेकिन अब इसको हटा दिया गया है, तो हम नेपच्यून को ही सबसे दूरी का प्लैनेट मानते हैं सन से, सोलर सिस्टम में। एंड इज़ नाउ कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट ड्राफ्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, और इसको सबसे बड़ा ड्राफ्ट प्लैनेट माना गया है सोलर सिस्टम में।